गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट तक देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा क्वालिफिकेशन सेक्रेटरी का नॉलेज ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी उसको इकोनॉमिक का और पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए। कंपनी इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी का पार्ट है कंपनी। कंपनी इज अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ सोसाइटी, यानी वो इन लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है। उनके अंदर जो भी एम्प्लॉय आता है या फिर वर्कर आता है या फिर बोले तो मैनेजमेंट भी आता है, तो वो सारे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उन लोगों की बातें भी ऐसी होगी, या फिर हमको उनके साथ इंक्लूड करने के लिए हमारी कंपनी को हमारे पास पहले नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आप एक सीए के पास बैठ रहे हो, तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो फिर आपको अकाउंट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो फिर सीए के साथ बैठ के आप क्या बातें करोगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठकर आप क्या बातें करोगे? क्योंकि आप तो सीए के फील्ड के हो, तो फिर आपको अकाउंट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। और अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों को लैब में जाके बैठना है और आप लोगों कॉमर्स के स्टूडेंट, ओके, तो लैब में जाओगे तो आपको कुछ पता चलेगा वहाँ पे? नहीं। लेकिन सेक्रेटरी को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, वो मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। सेक्रेटरी हैज़ टू कन्वर्स प्रेजेंट अफेयर्स एंड चेंजिंग सिचुएशन, यानी उसको जो भी सिचुएशन है उसके अंदर ये चेंज आ रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल के अंदर, तो उन लोगों के बारे में भी उसको नॉलेज रखना है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ करंट इश्यूज। कंपनी सेक्रेटरी मस्ट नो द करंट अफेयर्स एंड करंट प्रॉब्लम्स, यानी करंट अफेयर्स जो बोलते हैं, जो पॉलिटिकल में जो भी चेंजेस होता है या फिर वर्ल्ड में कुछ भी चेंजेस आता है, तो उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। वो हर दिन अपडेट रहना चाहिए सेक्रेटरी को। आप लोग क्या करते होंगे? एक दिन पेपर न्यूज़पेपर है वो रीड करोगे, बाकी के 2 दिन न्यूज़पेपर नहीं रीड करोगे, तो इट में अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, यानी अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगा तो शायद इसकी इफ़ेक्ट कंपनी के डेवलपमेंट पे भी पड़ेंगी। लोग ऐसा सोचेंगे कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है, वहाँ के जो सेक्रेटरी है, उन लोगों को इन सारी चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पे जाने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है हमारा एक्सीलेंट कमांड ओवर इंग्लिश एंड लैंग्वेजेस। Company secretary must know English language because he has to do correspondence with other parties in this language, यानी पहले उसको जो नेटिव लैंग्वेज है हमारी गुजराती, उसके बाद आती है नेशनल लैंग्वेज हिंदी, और फिर आती है थर्ड लैंग्वेज हमारी, सेकंड लैंग्वेज आती है हमारी इंग्लिश। तो सारी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज में कैसा बोला जाता है, और इंग्लिश तो पहले आनी चाहिए क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश है वो प्राइमरी लैंग्वेज है, इसलिए। तो कभी भी आप लोग एक कंपनी या दूसरी कंपनी के साथ कन्वर्सेशन करोगे तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। आप लोग कभी इंटरव्यू देने जाओगे ना इन फ्यूचर में, तो आपको भी इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। अभी आप स्कूल में बोल रहे हो, लेकिन कंपनी में जाओगे तो थ्रू आउट बोलना है। स्कूल में क्या होगा कि आप हिंदी में भी बोलोगे तो चलेगा, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा। प्लस आपकी पोजीशन हायर होगी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दूसरी कंपनी के सामने जाके आपको खुद की कंपनी को प्रेजेंट करना है, वो भी इंग्लिश में। तो आपका प्रेजेंटेशन होगा 1 to 2 आवर का, तो कॉन्स्टेंटली आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो प्रैक्टिस ना आप लोग अभी से स्टार्ट कर लेना, अगर आप लोग कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो, ओके। तो सेक्रेटरी को भी इंग्लिश आना ज़रूरी है। फॉरेन लैंग्वेज इज हेल्पफुल फॉर द सेक्रेटरी टू अंडरस्टैंड एंड डू अग्रीमेंट विथ फॉरेन कंपनीज, यानी आउट ऑफ द इंडिया के बाहर जाके आपको कभी कुछ बिजनेस करना है या फिर अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट वहाँ पे सेल करनी है क्या, या फिर दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट परचेस करनी है और फिर सेल करनी है, अगर ऐसा कुछ करना है या फिर अग्रीमेंट करना है, तो उसके लिए पहले आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी ज़रूरी है। फॉरेन लैंग्वेज यानी जापान में जाओगे तो जापानीज सीखनी है,
यूएसए में जाओगे तो इंग्लिश, वैसे सब कुछ जहाँ जैसी लैंग्वेज बोली जाती है उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझ ही नहीं पाओगे सामने वाला क्या बोल रहा है तो फिर वो सिचुएशन ना इतनी ख़राब होगी कि आपकी कंपनी की जो गुडविल है ना मार्केट में वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेशंस। कंपनी सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन रिलेशंस विथ वेरियस पार्टीज, यानी कंपनी सेक्रेटरी को दूसरों लोगों के साथ भी रिलेशंस बढ़ाने, अगर रिलेशन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कंपनी के अंदर फंड आएगा। जैसे कि आप लोग सोच लो कि अगर आप कोई भी मैरिज में जाते हो तो वहाँ पे आपको पता है कि पैसे देने का रिवाज है। अगर आप पैसे नहीं दोगे, मैरिज में जाते हो और पैसे नहीं दोगे और खाकर आ जाओगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी, जब आपके घर पे ऐसा कोई फंक्शन होगा, तब लोग आपको पैसे नहीं देंगे क्योंकि आप लोगों ने उसको नहीं दिया था और आपने उन लोगों के साथ ऐसे अच्छे रिलेशन नहीं बनाए थे। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको ही लॉस जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले पैसे दिए होंगे फंक्शंस में, तो आपके घर पे जब फंक्शन होगा तब आपके पास भी पैसा आएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका जो बर्डन लेवल है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक तो आप सभी लोगों को खाना खिला रहे हो और उसके भी जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है। और ऐसे रिलेटिव्स आपको पैसे देंगे तो उसमें से आप कुछ पैसे वो जो कैंटीन वाला है उसको आप दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपका बर्डन लेवल है वो कम हो जाएगा। रिलेटिव्स है ना, ऐसे ही सिचुएशन में हमारे काम आते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे रिलेशन नहीं बनाए होंगे तो क्या काम आएंगे। सेम वैसा ही कंपनी में भी होता है कि सेक्रेटरी को सभी के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं ताकि कंपनी को कभी भी ज़रूरत पड़ी तो ये लोग हैं ना वो साथ में आके खड़े हो जाएंगे। कंपनी को ज़रूरत कब पड़ती है, जब लॉस होता है तब। ओके, फिर क्या था, इफ हेल्प्स टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी, यानी इससे क्या होगा, अगर अच्छी रिलेशन बनेगी पब्लिक के साथ तो कंपनी की जो गुडविल है वो मार्केट में भी हाई होगी। कंपनी को अपने कस्टमर के बारे में सोचना है और कस्टमर को कंपनी के बारे में। ओके, अगर रिलायंस का नेम लूँगी तो आप लोगों को सम माइंड में ही आ जाएगा कि उसकी जो गुडविल है मार्केट में वो कितनी हाई है। रिलायंस कंपनी ना हमारे फॉरेन में भी इतनी चर्चा में है कि उसकी कोई बात ही नहीं है। तब बाहर जाओगे ना तब आपको प्राउड फील होगा कि नहीं ये कंपनी हमारे इंडिया की है, तो आपको प्राउड फील होगा। तो ऐसी गुडविल मार्केट में कब इंक्रीज होती है, जब आपने पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बनाए होंगे। आप लोगों को पता होगा कि दो चार साल पहले क्या था, जो रिलायंस कंपनी है ना, जियो ने कस्टमर को फ्री नेटवर्क एंड फ्री कॉलिंग की फैसिलिटी दी थी। तो उसी टाइम से सभी लोगों ने 90% लोगों ने क्या किया था, अपना जो पुराना कार्ड था उसको जियो में कन्वर्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ट्रस्ट हो गया था रिलायंस पर कि ये रिलायंस वाले वो पब्लिक के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो उसी टाइम पे उसकी गुडविल है वो हाई हो गई थी। तो ऐसे आपको पब्लिक रिलेशंस कैसे बनाने हैं वो सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, knowledge of computer and other electronic gadgets. Computer has become a basic requirement for company, यानी कंपनी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटर। अभी पेपर बेस्ड ना 90% रिड्यूस हो गया है पेपर बेस्ड का यूज़। तो अभी सब कुछ कैसे होता है, कंप्यूटर थ्रू। तो सेक्रेटरी को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। Computer is very helpful to store information regarding shareholder, debenture holder, board of director, creditors and other information. इससे क्या होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप अच्छी तरह से सब कुछ सेव कर पाओगे। अगर पेपर बेस सेव करना चाहोगे तो उसके लिए कितनी सारी फाइल्स हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा, फोल्डर पे फोल्डर बनाते जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते जाओ। तो ये इजी एंड हेल्पफुल मेथड रहती है। दिस सेव्स टाइम्स, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन लेबर। कंप्यूटर से क्या होगा, आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा, प्लस आपका जो वर्क है वो फास्ट हो जाएगा, प्लस आपको जो ज़्यादा फाइल्स रखनी पड़ती थी वो नहीं रखनी पड़ेगी, और ह्यूमन का भी जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक थे हमारे क्वालिफिकेशंस। आपको वापस रिमाइंड करा रही हूँ कि ये क्वेश्चन ना 5 मार्क में 100% आएगा।
क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन में से दोनों में से कोई भी एक 5 मार्क में 100% आने वाला है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड इट्स लीगल प्रोविजंस। फर्स्ट है लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ और मोर, यानी कैपिटल अगर कंपनी के पास 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होगी तो ही वो कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, ये आपको पता ही है। फिर है लिविंग पर्सन्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। आप नॉन लिविंग पर्सन्स को, नॉन लिविंग यानी आप कंप्यूटर को ले लो या कोई फर्नीचर ले लो, ऐसे नॉन लिविंग थिंग को आप एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको लिविंग पर्सन को ही, यानी मैन या वुमन को ही आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। मस्ट हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यानी जो भी सेक्रेटरी होगा उसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ये ना क्वेश्चन 1 या 2 मार्क में आते हैं कि सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए या फिर सेक्रेटरी को कब कंपनी अपॉइंट कर सकती है। तो पहला तो ये ध्यान में रखना है कि कंपनी की कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, लिविंग पर्सन होना चाहिए। थर्ड, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, कैन नॉट बी अपॉइंटेड माइनर पर्सन एंड इंसॉल्वेंट पर्सन। माइनर यानी 18 ईयर से कम होनी चाहिए एज, 18 ईयर से कम होगी एज तो हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। प्लस इंसॉल्वेंट पर्सन को हम एज अ सेक्रेटरी नहीं चुन सकते, या फिर कोई पागल होगा उसको भी हम नहीं चुन सकते हैं। क्लियर? रिजोल्यूशन पास्ड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। पहले आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने लिविंग पर्सन को ले तो लिया, उसके पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन उसके बाद आपको करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब भी मीटिंग होगी उसमें पहले रिजोल्यूशन पास करना है कि हम ये पर्सन को कंपनी में एज अ सेक्रेटरी लेना चाहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन यानी उसकी सैलरी, फिर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है सेक्रेटरी की वो, एंड मेंबरशिप नंबर आर एसेंशियल। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले तो होनी चाहिए, उसके बाद हम रिजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में कि ये पर्सन है, उसको हमको कंपनी में एज ए सेक्रेटरी रखना है, इसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, लिविंग पर्सन है, माइनर नहीं है, प्लस इंसॉल्वेंट भी नहीं है, उसकी सैलरी इतनी रहेगी, उसका मेंबरशिप नंबर ये है, वो सब कुछ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कितनी है, या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया है या फिर परमानेंट है, तो वो सारी चीज़ें हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बतानी है जब भी मीटिंग होगी तब। फिर है विलिंगनेस सर्टिफिकेट इज टू बी टेकन फ्रॉम द सेक्रेटरी टू बी अपॉइंटेड एज अ की मैनेजरियल पर्सन, यानी उसमें क्या होगा कि सेक्रेटरी के पास से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसको बोलेंगे विलिंगनेस सर्टिफिकेट। उसमें की मैनेजरियल पर्सन यानी जो हमारा सेक्रेटरी है वो कैसा है, की है, हमारी कंपनी का एक की है, कंपनी है लॉग, लेकिन उसकी की कौन आएगा, सेक्रेटरी। तो ऐसा सर्टिफिकेट आपको कंपनी सेक्रेटरी के पास से लेना है। ओके, चलो ये थे हमारे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। अब देखते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का फंक्शन एंड ड्यूटीज़ क्या है कंपनी से रिलेटेड, वो है फर्स्ट आएगा उसका फंक्शन, सेक्रेटरी हैज़ टू रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज पर रूल्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, यानी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, लेकिन कंपनीज के जो रूल्स हैं और उसके जो रेगुलेशंस के उसके हिसाब से, लॉ के अगेंस्ट जाके आप उसको कंपनी में नहीं रख सकते हो। सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर दैट द कंपनी इज़ मेंटेनिंग सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, यानी सेक्रेटरी को ये भी ध्यान रखना है कि जो सेक्रेटरी का लेवल है वो आप लोगों ने आगे देखा था, उसकी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से एक सेक्रेटरी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपको उसको निकाल देना है। टू परफॉर्म ड्यूटीज़, सेक्रेटरी को ऑलवेज ड्यूटी पे ही रहना है, वो आउट ऑफ द ड्यूटी नहीं चला जाना है। ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी, टू गाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
देखो इस क्वेश्चन में से ये वाला जो क्वेश्चन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ लेना है। टू गाइड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, अगर वो नया सेक्रेटरी आया तो उसको गाइड करेगा। जैसे कि आप लोग स्कूल में आते हो तो आपको पता नहीं होता है कि हमारा क्लासरूम किधर है, हमारा वॉशरूम किधर है, हमारा प्लेग्राउंड किधर है, वो सब कुछ आपको नहीं पता होता है। तो जो हमारा टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि आपका जो प्रेयर हॉल है वो इधर है, आपका क्लासरूम इस क्लास में है, या फिर प्लेग्राउंड उधर है, आपके इतने लेक्चर्स आएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको सब लोग गाइड करते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है। प्लेग्राउंड में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपके बास्केटबॉल किधर रखे वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप मैम से पूछोगे या सर से पूछोगे तो वो बताएंगे। तो एक बार बता देंगे वर्क आपका, तो दूसरी टाइम आपको बताने नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता ही है। ऐसा ही कंपनी में भी होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्ट कर देता है सेक्रेटरी को, सेकेंड टाइम उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अरेंज बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, यानी सेक्रेटरी की ड्यूटी यही है सेकंड, कि जो बोर्ड सारे मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनकी मीटिंग अरेंजमेंट करनी है। आगे भी हम लोगों ने देखा था वेन्यू कौन सा है, कौन सी टाइम पे मीटिंग रखनी है, कौन कौन से मेंबर्स आने वाले हो, सब कुछ। प्लस एनुअल जनरल मीटिंग होगी, यानी ईयर में ऐसी एक मीटिंग होगी जिसमें पूरा ईयर का सब कुछ हम लोग चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, सब कुछ। तो ऐसे मीटिंग का अरेंजमेंट भी सेक्रेटरी को ही करना है। प्रिपेयर मीटिंग मिनट्स, यानी मीटिंग की मिनट्स कितनी हुई और कितनी हमको मीटिंग का टाइमिंग रखना था, तो वो सारे प्रिपरेशन भी सेक्रेटरी को ही करना है। टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी एज पर कंपनी एक्ट रिक्वायरमेंट, टू हेल्प बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रन बिजनेस एंड टू गाइड एंड हेल्प, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे उसको सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हेल्प करना है और अच्छी तरह से गाइड करना है ताकि हमारी कंपनी है वो स्मूथली रन कर पाए। और प्लस डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, और कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाके परमिशन लेनी है या फिर गवर्नमेंट के पास जाके लेनी है, तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट हुआ उसके हिसाब से सेक्रेटरी को वर्क करना है। ऑथोरिटी ऑफ द सेक्रेटरी, चलो रजिस्टर ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, यानी पहले आपको क्या करना है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और रजिस्टर करना है। फिर है कंपनी सेक्रेटरी हैज़ द अथॉरिटी टू लुक आफ्टर एंड कंट्रोल द डिपार्टमेंट, यानी कंपनी सेक्रेटरी के पास ऐसी अथॉरिटी है कि वो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर नज़र रख पाए, प्लस उसके ऊपर वो कंट्रोल कर पाए। ऐसा नहीं है ना कि जो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा वेस्ट हो रहा है या फिर जो एम्प्लॉई है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर उसको नज़र रखना है प्लस कंट्रोल करना है उन लोगों को। क्लियर? जैसे कि आप लोग स्कूल क्लासरूम में बैठे हो, अगर मैम या सर वहाँ पे नहीं होंगे तो क्या आप कंट्रोल में रहोगे? नहीं। तो आपको कंट्रोल में रखने के लिए टीचर अपॉइंटमेंट किया जाता है ताकि आप लोग डिसिप्लिन में रहो, कैसे बिहेव करना है वो सीखो, वो सब कुछ। ऑथोराइज टू साइन द लेटर्स रिलेटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी ऐसे कभी पहले क्या था, फिजिकल फॉर्म में सब कुछ लिखना होता था लेटर्स, तो उस टाइम पे कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी रहती थी कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजर के पास जाए और लेटर के ऊपर वो सिग्नेचर कराए। और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के बिहाफ में सेक्रेटरी लेटर लिखता है। डू करस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के बिहाफ में सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस यानी लेटर राइटिंग करता है। वर्क एज एजेंट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का एजेंट हो ऐसे भी सेक्रेटरी वर्क करता है। वो मेन तो है कि हमारा और प्लस हमारा एम्प्लॉई है इस कंपनी का, लेकिन वो एजेंट हो ऐसे भी वो वर्क करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन बाय हिम, यानी जितना हो सके उतना अच्छी तरह से और जल्दी से वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की है।
देखो फिर आती है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी। Director has not instructed, company secretary cannot convince meeting as per his wish। यानी सेक्रेटरी की क्या होगा कि सेक्रेटरी अगर चाहे, डायरेक्टर हैज़ नॉट इंस्ट्रक्टेड, कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट कन्विंस मीटिंग एज पर हिज विश। यानी सेक्रेटरी जब भी चाहे तब मीटिंग रख पाए ऐसा नहीं है, उसकी खुद की विश से नहीं चल रहा है। अगर उसको मीटिंग रखनी है तो पहले उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसको बोलना पड़ेगा कि हम मीटिंग में रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक्स है हम उसके ऊपर डिबेट करना चाहते हैं, या फिर ये कंपनी के लिए हेल्प का तो उसके लिए मीटिंग रखनी है। ऐसा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल सकता कि मैं इस दिन पे मीटिंग रखना चाहता हूँ, आपको आ जाना है, ऐसा नहीं है। ओके। कैन नॉट बोरो फाइनेंस। यानी सेक्रेटरी खुद के मन के हिसाब से कहीं भी जाके कंपनी के नेम पर फिनांस बोरो नहीं कर सकता है। कैन हेल्प टू प्रिपेयर अग्रीमेंट, कैन नॉट एंटर इनटू अग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी विदाउट अथॉरिटी। यानी जो भी अग्रीमेंट रेडी होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बनाएगा, सेक्रेटरी खुद से उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकता है। कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। यानी वो खुद से कोई भी मैटर हो जाए खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकता है। आप लोगों ने आगे देखा था डिसीजन पावर, वो वाला डिसीजन पावर डिफरेंट था, लेकिन ये अथॉरिटी वाला डिसीजन पावर है, तो वो खुद से नहीं ले सकता है। वो लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है, सेक्रेटरी के पास नहीं है। ओके। तो ऊपर प्रिंसिपल जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें टीचर्स नहीं ले सकते डिसीजन, लेकिन अगर टीचर लेना चाहे डिसीजन तो वो स्टूडेंट के ऊपर वाला कुछ भी ले सकते हैं। सेम वैसी बात यहाँ पे हो गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो प्रिंसिपल है एंड सेक्रेटरी है वो टीचर है। कैन नॉट इशू शेयर्स। यानी कंपनीज के जो शेयर्स इश्यू करने हैं वो सेक्रेटरी खुद के मन के हिसाब से वो इश्यू नहीं कर सकते हैं पब्लिक में। वो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले तभी वो पब्लिक में जाके वो इश्यू कर सकता है। फिर है उसके बाद लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। सेक्रेटरी is responsible if he violates the provisions of company act। यानी अगर सेक्रेटरी ने कुछ भी रूल्स तोड़े तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी होगा, और उसके लिए कंपनी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी बोलेगा वो उसको मायने रखना पड़ेगा। शायद ऐसा भी बोल सकता है कि कल से आप कंपनी में मत आना, आपको हम लोगों ने निकाल दिया है, या फिर कभी ऐसा बोले कि आपको इतना पैसे है वो पे करने हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर अगेंस्ट द लॉ गए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कंपनी सेक्रेटरी रहेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल ही डज नॉट सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन स्पेसिफिक टाइम। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग में बोला होगा कि सेक्रेटरी आप इतना डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करवा देना 15 डेट से पहले, और सेक्रेटरी ने ऐसा नहीं किया है, स्पेसिफिक टाइम दिया था 15 डेट, उससे पहले उसने सबमिट नहीं करवाया है, तो उसके लिए भी अगर कोई भी दंड या कुछ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले तो वो भी उसको पे करना पड़ेगा, और सारा रिस्पॉन्सिबल वही रहेगा अगर कुछ भी कंपनी उसके सामने कुछ भी करती है तो। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ़ ही मिसयूज हिज पावर। यानी वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उसने खुद का पावर का मिसयूज़ किया है। टैक्स कमीशन सेक्रेटरी। यानी उसने बाहर जाके कमीशन लिया है, कमीशन लेने की परमिशन सेक्रेटरी को नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। आप अगर आए स्कूल में एडमिशन लिया आपने और आप दूसरे स्टूडेंट को लाते हो और आप उसको बोलते हो कि आप मुझे इतना कमीशन देना, तो नहीं, आपके पास ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास ऐसा पावर नहीं है कि आप कमीशन ले पाओ। प्लस जो स्कूल के अंदर के जो भी लोग हैं, टीचर्स या से प्रिंसिपल, कोई भी किसी के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो कमीशन ले पाए। अगर ऐसा करते हो और अगेंस्ट द लॉ गए तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे। शायद ऐसा भी होगा कि टीचर्स को या प्रिंसिपल को स्कूल में से निकाल दिया जाए, या फिर ऐसा बोला जाए कि आपकी 2 मंथ की सैलरी है वो कट हो जाएगी, कुछ भी।
तो ऐसा खास ध्यान में रखना है कि अगेंस्ट द लॉ नहीं जाना है, प्लस आपका पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, किसी के पास से कमीशन नहीं लेना है। ओके, अगर ऐसा हुआ तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है और फाइन भी पे करना पड़ता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट बियॉन्ड द पावर डेलीगेटेड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड या फ्रॉड। अगर कुछ भी हुआ अपने पावर के ऊपर जाके उसने ऐसा कुछ भी फ्रॉड किया कंपनी के साथ, अगर कुछ फंड है वो सेक्रेटरी के हाथ में हम लोगों ने सब कुछ दिया था हमारे कंपनी का, लेकिन उसने उसका मिसयूज़ किया, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी ही रहेगा। ये क्वेश्चन ना 3 मार्क में आता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस अकर्स विथ नेग्लिजेंस, फॉर दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे लॉस। अगर सेक्रेटरी के थ्रू कुछ भी लॉस कंपनी को होता है तो जितना भी लॉस हुआ वो सारा लॉस सेक्रेटरी को ही पे करना पड़ेगा। आफ्टर मीटिंग इफ सेक्रेटरी नॉट राइटिंग नेसेसरी डिटेल्स देन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। क्या होगा, मीटिंग में होता है, सेक्रेटरी को नोट एंड पेन लेकर जाना कंपलसरी है, प्लस जो भी बातचीत होती है वो सारी उसको नोट डाउन करनी है। अगर नोट डाउन उसने नहीं की है और बाहर निकल कर या आफ्टर द मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पूछा कि वो वाला आदमी ने क्या बोला था, उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन दी थी, कितना अमाउंट बताया था, वो सब कुछ, और सेक्रेटरी के पास वो नहीं है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, सेक्रेटरी खुद। इफ द फेल्स टू प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट्स इन द जनरल मीटिंग इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी आपको कुछ टाइम पीरियड दिया है और उस टाइम पीरियड में आपने एनुअल रिपोर्ट यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस और सब कुछ वो आपने जनरल मीटिंग में प्रेजेंट नहीं किया स्पेसिफिक टाइम में, तो उसके लिए भी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल रहता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनऑथोराइज्ड चेंजेस मेड बाय हिम इन डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो कोई चेंजेस नहीं ला सकता है। जैसे कि आपने हमको एलसी दिया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट दिया, तो हम खुद के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और उसके लिए हमको स्कूल जो भी बोले वो पनिशमेंट या फाइन पे करना पड़ता है। तो यहाँ तक थे उसकी हमारी लायबिलिटीज। फिर आता है लास्ट में, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा द टर्मिनेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इज incapable for contract, secretary resigns himself, company issues notice, any fraud or misappropriation are done and willful neglect of duties, यानी सेक्रेटरी की ये सारी चीज़ें हुई तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसके ऊपर किसी को जाके हमको सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर सेक्रेटरी की डेथ हो गई तो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट हमने 2 ईयर का बोला था और सेक्रेटरी ने 1.5 ईयर में कंप्लीट कर दिया और वो रिज़ाइन देकर चला गया, तो या फिर उसने खुद से ही रिज़ाइन दे दिया, या फिर कंपनी ने सेक्रेटरी को नोटिस दी, या फिर सेक्रेटरी ने कुछ फ्रॉड या हमारे साथ कुछ गलत किया है, तो या फिर उसकी ड्यूटी है वो उसने निभाई नहीं है, तो उस टाइम पे हम सेक्रेटरी को क्या करेंगे, निकाल देंगे। क्लियर? यहाँ तक थे हमारे सेकेंड चैप्टर का सारी इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन दिया है, 100% आएगा क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन, और बाकी का जो है उसमें से ये जो लास्ट में टर्मिनेशन वो 1 मार्क में आएगा, लेकिन मोस्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आपको जो बोला है मैंने क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन वो दोनों में से एक ही कंपलसरी आएगा, बाकी के सारे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू है वो आ सकता है। लेकिन अगर जब भी एग्ज़ाम आएगी मैं आपको ब्लूप्रिंट दूंगी, उसके हिसाब से आपको चलना है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ये हमारा सेकेंड चैप्टर रखते हैं। सारी नोट्स कंप्लीट कर लेना, प्लस दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है कि अब हम लोग आपको ऑफिशियली स्कूल पे कभी भी बुलवा सकते हैं, कोई भी आपको डाउट है तो, या फिर
टीचर्स के पास भी परमिशन है कि वो भी स्टूडेंट को कभी भी बुला सकते हैं नोटबुक चेक करने के लिए, या फिर ऐसे बच्चे होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ऐसे वीडियो के अंदर से, तो उनको हम पर्सनली ट्यूशन दे सकते हैं। इसलिए स्कूल में आप लोगों को बुलाएंगे तो पहले आपको नोटबुक सारी कंप्लीट रखनी है। ये सेकंड चैप्टर है, यहाँ पे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो ये भी कंप्लीट कर लेना। प्लस हम अब नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सीसी का 4th चैप्टर। ओके, तो यहाँ तक का आपको कोई डाउट हो तो कभी भी मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, और फिर स्कूल पे भी आप कभी भी आ सकते हो मुझे कॉल करके। लेकिन आपका टाइम रहेगा 8 to 12 के बीच का।